गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग बात करेंगे जीव में उत्सर्जन कैसे होता है। एक्सक्रीजन इन ऑर्गेनिज्म, आखिर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी एनिमल्स होगा, सारे के सारे जीव जंतु क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन उनकी बॉडी में होता है। कहने का तात्पर्य ये है, इनकी जो फिजियोलॉजी है, या जब भोजन करते हैं, पाचन क्रिया के दौरान जो ऐसे पदार्थ जो इनके शरीर के लिए कहीं न कहीं हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। खासकर चूँकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद में डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। आज के टॉपिक में हम उत्सर्जन या एक्सक्रीजन की बात करते हैं कि जीव जंतु जो भोजन करता है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को किस तरह से अपने शरीर से बाहर निकालना है। इसमें हमें 2-3 पॉइंट पे सबसे पहले डिस्कस करनी होगी। सबसे पहली बात आ रही है यहाँ पे, आज मैंने टॉपिक जो लिया है एक्सक्रीजन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में उत्सर्जन। जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। जीव उत्सर्जन कैसे करता है और इसके शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनका परित्याग कैसे किया जाता है, कैसे निकलता है। तो यहाँ भी सबसे पहली बात आएगी कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो जीव है, उस जीव को उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जीव उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे बस हम इतना जानेंगे कि जो भी हम भोजन करते हैं या जो भी हम भोजन क्रिया के दौरान जो हमारे शरीर में होने वाले जो वर्ज्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों का निष्कासन, चूँकि वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया या और भी विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से परित्याग करना, इसीलिए उत्सर्जन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो पदार्थ हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न कर सकते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए उन पदार्थों के को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात आती है, मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है। बेटा सभी लोग जानते हैं कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम लोग वृक्क या किडनी के नाम से जानते हैं, रक्त को छानने की जो प्रक्रिया है या जो रक्त को छानने का कार्य करता है, वो कौन करता है, आपकी किडनी करती है, वृक्क करता है। ठीक है ना। अभी इस पे हम आते हैं। फिर अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि अन्य जो जंतु हैं उनमें उत्सर्जन अंग कैसे होता है। जैसे अगर हम अन्य जंतुओं की बात करें, यहाँ एक पॉइंट में अगर हम एक कोशिकीय प्राणी की बात करते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूरिना हो गया, इनके पास कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र नहीं होता है जिसके द्वारा ये शरीर, या आप कह सकते हैं शरीर की सतह से क्या करते हैं, अपने जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो यूरिया, यूरिक अम्ल या इनके शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका परित्याग कर देते हैं। लेकिन जो विकसित जीव होते हैं, कैसे, जो विकसित जीव होते हैं, विकसित जीव में आपके आएंगे जैसे चपटे कृमि हो गए। ठीक, कौन, चपटे कृमि। विकसित जीव में चपटे कृमि की बात करते हैं। चपटे कृमि में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो अधिवृक्क द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो विकसित जीव, या एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि चपटे कृमियों में उत्सर्जन होता है, पहला ऑप्शन आ गया अधिवृक्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन आ गया उत्सर्गिकाओं द्वारा, तीसरा आ गया मैलपीघी नलिकाओं द्वारा, और चौथा ऑप्शन आ गया उपरोक्त में सभी। तो आप क्या लगाएंगे, अधिवृक्क द्वारा। तो चपटे कृमि में अधिवृक्क द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अधिवृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगर केंचुए की बात करता है, केंचुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंचुए द्वारा जो उत्सर्जन होता है, केंचुए द्वारा उत्सर्जन होता है उत्सर्गिकाओं के द्वारा, उत्सर्गिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता कि जो कीट होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, कीटों में उत्सर्जन किन अंगों द्वारा होता है, तो बेटा कीटों में उत्सर्जन होता है मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा। यहाँ पे कीटों का बहुत पूछता है, केंचुए का ज्यादातर पूछ लेता है। तो मैलपीघी नलिकाओं द्वारा
मैल पीगी नलिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अच्छा, उसके बाद में अन्य जंतुओं में उत्सर्जन की बात होगी। अब आता है पौधों में उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट ही आपको पढ़ना है। पौधों में उत्सर्जन, पौधों में आखिर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जो जीव जंतु हैं, वो तो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं, क्या पौधों में भी किसी प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है? क्या इनमें भी कोई वर्ज्य पदार्थ होता है जिसको वो अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं? ठीक, तो हाँ बिल्कुल, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा? बिंदु स्राव या अन्य उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उनका भी उत्सर्जन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन किया, इसको हम बोलते हैं किसको? हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पानी का वाष्प में बदलकर क्या हो जाना, निकल जाना है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पौधों में ट्रांसपोरेशन क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा और बिंदु स्राव जिसको बोलते हैं ज्यूटेशन, इनके द्वारा भी क्या होता है? वर्ज्य पदार्थों, जो पानी की अधिक मात्रा होती है या ऐसे पदार्थ जो उनके बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उनका परित्याग किया जाता है। ठीक, तो ये पौधों में उत्सर्जन, बिंदु स्राव, ज्यूटेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा आगे ना चल के हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं किस पे? मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, हम लोग उसी पे बात करेंगे आज कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है और क्या है उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि मानव में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो मानव में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ खासकर बेटा यूरिया और अमोनिया। कौन कौन? यूरिया और अमोनिया। यूरिया और अमोनिया जो होता है ये मनुष्य के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, यूरिया और अमोनिया। सॉरी। अच्छा, उसके बाद में जैसे कि हम लोग अगर फूड कंपोनेंट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सारी चीज़ों को लेते हैं। तो खासकर जो हम प्रोटीन युक्त पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, दालें हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, मांस हो गया, अंडा हो गया, अगर हम प्रोटीन युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो प्रोटीन युक्त पदार्थों में अमीनो अम्ल नामक जो होता है वो उत्सर्जित पदार्थ होता है। और ये अमीनो अम्ल की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आगे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से इन पदार्थों का भी निष्कासन होना आवश्यक होता है। ठीक, तो प्रोटीन युक्त पदार्थ में क्या होगा? अगर प्रोटीन युक्त पदार्थ की बात करेगा बेटा तो उसमें आएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन युक्त अगर पदार्थ की बात करेंगे तो उसमें आएगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल आएगा। ठीक, उसके बाद में अब मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या होते हैं? रक्त को छानने की क्रिया कौन करता है? वृक्क करता है। और मानव में एक जोड़ी जो क्या होती है, किडनी होती है, सॉरी एक जोड़ी वृक्क होती है, 2 होती है, और इसका आकार कैसे होता है? सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। वृक्क में जो रक्त वाहिनियां हैं, ठीक, वृक्क में जो रक्त वाहिनियां हैं, ठीक, जो वृक्क में रक्त की धमनियां हैं, इन्हीं धमनियों के द्वारा रक्त क्या होता है? आता है और छलने के बाद कहाँ चला जाता है? ये सिराओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट की बात करना है कि जो वृक्क में रक्त धमनियां हैं, उन रक्त धमनियों के द्वारा रक्त छलता है और छलने के बाद में सिराओं के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र ऐसे होता है। अब उत्सर्जन तंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? आपका आएगा वृक्क, किडनी आएगा, मूत्र वाहिनियां आएंगी, ठीक, मूत्र वाहिनियां आ जाएंगी इसमें, प्लस मूत्राशय आएगा, मूत्राशय प्लस एक आता है आपका मूत्र मार्ग, और उसके बाद में आपका आएगा यहाँ फिर ये बन जाएगा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अगर आप डायग्राम को देखते हो तो डायग्राम में साफ साफ क्या है? आप
एक जोड़ी वृक्क है। इस वृक्क में जो रक्त की धमनियां हैं, उन्हीं रक्त की धमनियों के द्वारा रक्त आता है, छनता है। छनने के बाद में शिराओं के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। कौन बाहर निकल, जो यूरिया और यूरिक एसिड या जो अमोनिया होता है वो जो बना होता है। यहाँ से वृक्क गया, छना, फिर ये मूत्र वाहिनियों के द्वारा, अर्थात इस मूत्र में क्या है, यूरिया की मात्रा है, वहाँ से कहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, मूत्राशय में, ठीक। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो हमें पेशाब बहुत तेज से लगती है, तो फिर यहाँ से जब ये मूत्राशय की थैली भर जाती है तो मुझे आभास होता है या हमारी ये अनैच्छिक क्रिया है पेशाब कर लगना, फिर मूत्र मार्ग से उस यूरिया को क्या कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, उसका शासन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक जो यहाँ पे पॉइंट की बात और आएगी, पॉइंट की बात ये आएगी कि श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना CO2, इसमें जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में बना CO2, श्वसन क्रिया में बना CO2 रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आता है, जहां से यह उच्च श्वसन से तात्पर्य क्या हो गया, इंस्पायरेशन, ठीक ना, उच्च श्वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। श्वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग और कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया, इतनी आप देख ही रहे हैं, ठीक। मनुष्य के उत्सर्जी अंग और कौन कौन से हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, त्वचा, फेफड़े से क्या होता है, CO2 आप बाहर निकाल देते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। त्वचा, गर्मी के टाइम में आपको पेशाब कम लगती है, क्यों, क्योंकि पसीना आपको बहुत ज़्यादा निकलता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी तंत्र है, अंग है, फेफड़ा है। और आपका यकृत जो होता है, लीवर, चूंकि यकृत से तात्पर्य क्या हो गया, लीवर से तात्पर्य क्या हो गया, जो हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं, अगर बड़ी आंत में, चूंकि डाइजेशन क्रिया के बाद में छोटी आंत जो होती है वो हमारी जो फूड कंपोनेंट है या हमारे शरीर के जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तत्व होते हैं उनको कहाँ पे हानिकारक होते हैं हमारे शरीर में, उनको कहाँ पे फेंक देती है, बड़ी आंत में फेंक देती है। अगर वो विषैले पदार्थ बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक रुकते हैं तब आपको एसिडिटी होने लगती है या और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो एक यकृत भी आपका आएगा, यकृत के साथ साथ बड़ी आंत जैसे भी हमने आपसे जिक्र कर लिया, बड़ी आंत, ये आपके त्वचा, फेफड़े, यकृत और बड़ी आंत, ये आपके क्या है, उत्सर्जी अंग होते हैं। अगर एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग, खासकर मानव की उत्सर्जी तंत्र की, तो सबसे पहली बात, वृक्क कितने होती है, एक जोड़ी, आकार कैसा होता है, सेम के बीच की आकार का। वृक्क में जो रक्त धमनियां हैं, धमनियों द्वारा आता है, छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकल जाता है। और जो उत्सर्जी तंत्र हमारा बनता है वो वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से होकर क्या बनता है, उत्सर्जन तंत्र बनता है। जो श्वसन क्रिया में बना CO2 है, क्योंकि सांस की श्वसन की क्रिया करते हैं, उसमें CO2 जो बना CO2 है वो रक्त के द्वारा फेफड़ों में आता है, ठीक। और रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन क्या होती है, शरीर के समस्त भागों तक पहुंचती है, आता है, जहां से यह उच्च श्वसन इंस्पायरेशन के द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। तो यही प्रोसेस आपका लगातार चलता रहता है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं फिर अगली जो टॉपिक आई होती है
आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही होगी या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे समझ में कम आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।